बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांट देना। ठीक है, सबसे पहले जब सिविलाइजेशन था उस टाइम में ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक वे में क्लासिफाई नहीं किया जाता था। वो सिर्फ उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे फूड, शेल्टर और इन क्लोथिंग के अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। पर एरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको, प्लांट को तो उसने ट्री, शब और हर्ब में क्लासिफाई किया और एनिमल्स को दो ग्रुप में रखा, एक जिनमें रेड ब्लड है और एक जिनमें रेड ब्लड्स नहीं है। क्या आपको ट्री के बारे में पता है? ट्री क्या होता है? ट्री क्या होता है? एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेम, बड़ी स्टेम होती है, प्लांट जैसा होता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े अपने चारों तरफ ट्री देखे होंगे, जैसे कि मैंगो का देखा होगा, नीम का देखा होगा। शर्ब क्या होता है? जिसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे कि आपने गुलाब का पौधा देखा होगा। फिर आपने कभी गेहूँ का पौधा देखा है? कभी गेहूँ का, कभी मतलब जो भी मिंट का, पुदीने का है ना, वो शर्ब में आते हैं। फिर उसके बाद में आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अपना सबसे पहले साइंटिफिक वे में तो एरिस्टोटल बाबा ने ही क्लासिफाई किया था। ओके, उसके बाद में हम ना क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कार्लस लीनियस ने दिया था। इन्होंने ना बहुत इजी था, इन्होंने हर चीज़ को प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस सिस्टम में प्लांट को और मतलब प्लांट को प्लांट किंगडम में रखा गया और एनिमल को एनिमल किंगडम में रखा गया। ये काफ़ी ईजी था, पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये ना सब चीज़ों को अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ना तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग कर पा रहा था। ठीक है, ना ही ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग कर पा रहा था, ना ही ये ग्रीन प्लांट्स को और फंजाई को अलग कर पा रहा था। ठीक है, आपको पता है जैसे कि फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई होती है। फंजाई अपना खाना अपने आप नहीं बनाती है, नहीं, अपना खाना ना बनाने वाले को और अपना खाना खुद से बनाने वाले को, सबको इसने साथ में रख दिया। कोई एक सेल का है, कोई बहुत सारे सेल का है, उसको भी साथ में रख दिया। कोई यूकैरियोट है, कोई प्रोकैरियोट है, उनको भी इसने साथ में रख दिया। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें ठीक से ना तो प्लांट कैटेगरी में रखा जा सकता है और ना ही इन जो एनिमल है इनमें रखा जा सकता है। इसीलिए ये इनएडिक्वेट रहा। इनएडिक्वेट मीन्स मतलब पूर्ण नहीं था, इनएडिक्वेट था। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी, साइंटिस्ट बोलता है कि सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आप मत देखो, हमें ना कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा हमें? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट और उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सब हम ना साथ में और इसके ऐड करेंगे तो ही हम अच्छे से किनको, इन एनिमल्स को या इन प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना क्या आता है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट और एनिमल आता है, जिसके हमने ना मतलब जो थी चीज़ें कि ये क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, किन चीज़ों के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद में आता है कि हमने और क्या चीज़ें ऐड की, मॉर्फोलॉजी के साथ और क्या चीज़ें ऐड की? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, कहाँ रह रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चीज़ें और हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है, कि बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आगे क्या बोलता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें बहुत सारे सेवरल चेंजेस आते गए टाइम के साथ, जबकि जो प्लांट और अपना एनिमल किंगडम था ना, ये कांस्टेंट रहा हर टाइम। मतलब प्लांट और एनिमल किंगडम को हटाया नहीं गया, प्लांट और एनिमल किंगडम तो साथ में ही रहा, पर इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म है उनको कोई और ग्रुप में रख दिया, इनमें कुछ और ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिए गए। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग नंबर एंड नेचर ऑफ द किंगडम। मतलब इनके नंबर को चेंज कर दिया गया, इनके नेचर को चेंज कर दिया गया। जैसे जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग बढ़ती गई और उन्होंने अलग अलग किंगडम को बनाते गए, पर उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम को नहीं हटाया, उन्हें कॉन्स्टेंट ही रखा। अब हम पे जो है हमारा क्या है, ये टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी बात करते हैं। तो अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि ओनली मॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें और ऐड की थी। सेल का टाइप, सेल का वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और भी होता है क्या, रिप्रोडक्शन वाला। ये 3, 2, 5 तो इधर है, छठा एक और था। ठीक है, जो हमने याद कर लिया था। उसके बाद में कहता है कि मोनेरा की बात में, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपना आ चुका है। तो हमारा सबसे पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। फिर क्या है? प्रोटिस्टा। फिर क्या है? फंजाई। फिर प्लांटी। फिर एनिमिलिया। तो हमारा जो मोनेरा का सेल टाइप है ना, वो प्रोकैरियोटिक है। हमारा ओनली मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों तो क्या है? यूकैरियोटिक। बाकी चारों क्या है? यूकैरियोटिक। बाकी चारों तो क्या है? यूकैरियोटिक। ओके,
फिर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो हमारे मोनेरा के पास सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेलुलोसिक होती है, पॉलीसैकेराइड होता है, अमीनो एसिड होता है, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है, पर फंजाई में काइटिन की होती है। ये हमें याद रखना है, ये चीज़ें ना एक बार पॉज करके आंखें बंद करके याद कर लेनी है कि फंजाई के अंदर काइटिन की होती है, प्रोटिस्टा में होती है, किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, और हमारे मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोसिक होती है, पॉलीसैकेराइड और प्लस अमीनो एसिड। फिर हम प्लांट के अंदर बात करते हैं प्लांटी में, तो वहाँ सेलुलोजिक होती है, और हमारे एनिमल्स के अंदर कोई भी प्लांट कोई भी क्या नहीं होती है, कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो भाई प्रोकैरियोट में कहाँ से कब से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी, कभी से नहीं आती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर प्रोटिस्टा की बात करते हैं, अगर प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, जो भी यूकैरियोटिक होगा वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा ना। फिर उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे तो ये तो आपको याद हो गया होगा ना कि जो भी यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या होता है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करते हैं, जो सबसे पहला होता है ना, जो सबसे पहला वो कैसा है, वो सेलुलर है। फिर जो हमारा जो प्रोटिस्टा है वो भी सेलुलर है। फिर अपना जो फंजाई आता है ना, फंजाई मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू। आपने देखा होगा कभी कोई सब्जी के ऊपर या फिर कहीं भी आपने फंगस लगी हुई देखी होगी ना, उसमें काफ़ी सारे सेल्स होती है और वो लूज होती है, टाइटली तो कुछ नहीं होता ना उनके अंदर। फिर हम प्लांट देखते हैं, जैसे कि अपने जो पौधे पेड़ पौधे देखते हैं तो उनको आपने देखा होगा, बड़े होते हैं, घने होते हैं, ये मोटे मोटे होते हैं ना। तो फिर ये क्या हो गया, ये टिश्यू होते हैं इनके अंदर और ऑर्गन होते हैं। पर हमारा जो ऑर्गन सिस्टम आता है ना, कि बहुत सारे, जैसे हम जब सोचते हैं तो हम अपना हाथ हिला पाते हैं, पैर हिला पाते हैं, तो ये एक सिस्टम बन गया। तो ये सिस्टम कहाँ आके बनता है, ये एनिमिलिया के अंदर आके बनता है। ओके, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारा मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो मोनेरा के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, मोनेरा के अंदर। यहाँ हमें ऑटोट्रोफ देखने को मिलेगा, यहाँ हमें कीमोसिंथेटिक देखने को मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक भी इधर मिलेगा, हेट्रोट्रोफिक भी मिलेगा, जो सैप्रोफाइटिक है, पैरासिंथेटिक है, होलोजोइक नहीं है। होलोजोइक हमारा ओनली इधर है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन किधर देखने को मिलता है, तो मोनेरा में देखने को मिलता है। सबसे ईजी, सबसे मतलब जो है वो सबसे मतलब एकदम सिंपल कौन है, एकदम सिंपल भी मोनेरा ही है, जिसका सेल स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, पर ये काफ़ी सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। पर होलोजोइक मत कर देना, हेट्रोट्रोफिक है पर ये स्पोरोफाइटिक है और पैरासिंथेटिक है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है इसके पास। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारी प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक होता है, जिसमें फोटोसिंथेटिक आएगा, एंड हेट्रोट्रोफिक होता है। फिर उसके बाद में फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई तो भाई हर चीज़ को सड़ाने गलाने में काम करती है, ठीक है, तो वो हेट्रोट्रोफिक है, खुद से कुछ नहीं बनाती है, बस ये सैप्रोफाइटिक होएगी और पैरासाइटिक होएगी, ठीक है, सैप्रोफाइटिक होएगी और पैरासाइटिक होएगी, या तो किसी के ऊपर लग जाएगी या किसी को गला देगी। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद में प्लांटी की। तो प्लांटी में आपने देखा होगा, प्लांटी में मोस्टली पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक तो होता है प्लांटी, पर ये कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे कि कसकटा वगैरह आपने देखा होगा ना, जो ऐसे पेड़ पौधों के पास में एक पीली पीली जो बेल सी होती है, वो हर पेड़ पौधे पर लगी रहती है, पूरा ऐसे जाल बना देती है ना, वो कसकटा वाली है। तो वो कसकटा वाली जो बेल है ना, वो क्या करेगी, वो जो है पैरासाइटिक है, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक बार इतना ही दिया गया है। तो ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक, प्लांटी हमारी कैसी है, प्लांटी हमारी ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक है। फिर एनिमिलिया की बात करते हैं, तो एनिमिलिया में हम थोड़ी अपना भोजन बना लेते हैं, सनलाइट लेके चलो भाई हम अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये होता है हेट्रोट्रोफिक होता है। तो ये क्या दिखाएगा, ये होलोजोइक दिखाएगा। क्या होते हैं एनिमिलिया, होलोजोइक होते हैं या सैप्रोफाइटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं या सैप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, यहाँ पे याद रखना, यहाँ होलोजोइक नहीं है, होलोजोइक ओनली इधर है। उसके बाद में